Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving a lot of marks. Why Abhishek sir is back again? Why Abhishek sir is back again? Because he want to teach you a new chapter of class 12th political science. This is the other book. This is जो पहली किताब थी उससे हम लोगों ने 2 चैप्टर कर लिया है। तो मुझे लगा कि आप 2 चैप्टर कर लिया है, तो फिर 2 चैप्टर इसका भी कर लेते हैं कि ये ना हो कि ये किताब पूरी छूट ही जाए। समझ में बच्चों? तो इसी की वजह से मैंने ये चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया। चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। किस बुक का ये है? बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और सीबीएसई के अकॉर्डिंग यही वाली किताब बुक 1 कहलाती है बच्चों। यही वाली किताब क्या कहलाती है? बुक 1 कहलाती है। जो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस हम करवा रहे थे आपसे, आपको 2 चैप्टर करवाया मैंने, वो एक्चुअली में बुक 2 कहलाती है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी और आपको अभिषेक सर ने क्या सिखाया था? नेम सेज अ लॉट। दैट इज ट्रू. Name says a lot. Why I'm saying this? Because the name of the chapter is end of bipolarity. Say yes or no? End of bipolarity, Abhishek sir. Yes. End means बच्चों किसी चीज का खत्म होना. Bi means होता है टू. पोल्स मतलब हमें पता है, पोल्स अगर मैग्नेट में तुम देखते हो तो मैग्नेट के भी 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। और क्योंकि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी लिखा है, इसका मतलब कि दोनों पोल में से एक कोई पोल नहीं रहा। तो ये मैग्नेट को लेके नहीं है, ये वर्ल्ड को लेके है। ये वर्ल्ड को लेके है। वर्ल्ड को लेके क्या है कि विश्व पूरा 2 पावर्स में डिवाइडेड था। एक पावर सेंटर बना था यूएसएसआर और एक पावर सेंटर बना था यूएसए। ये समझ में आ रही बच्चों? तो इन्हीं 2 के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, इसी में क्या हुआ, 1991 के बाद से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया और केवल क्या बच गया? यूएसए बच गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि विश्व क्या हो गया? एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारे पावर सेंटर बन गए थे, तो कुछ लोग मल्टीपोलर भी कहते हैं। कुछ लोग मल्टीपोलर भी कहते हैं कि विश्व अब एक के केंद्र में नहीं रह गया, एक के सेंटर नहीं रिवॉल्व करता है, बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे पावर सेंटर बन चुके हैं। अगर ये बात समझ में आई हो तो मैं वापस से कहूंगा कि क्या हुआ? 2 पोल्स थे। दोनों पोल्स में से कौन रह गया बच्चों? एक पोल रह गया। 2 पोल्स में से यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था लंबे समय तक, तो जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया तो मैं कह सकता हूं दिस इज कॉल्ड एज एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. Yes, you can say that. First question of the day, why the name of the chapter is end of bipolarity. आप आंसर करोगे कि 2 पावर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था और जब एक डिसइंटीग्रेट कर गया तो अब केवल एक बचा, तो हम कह सकते हैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ये समझाने का ट्राई था। चैप्टर का नाम आपसे बातचीत करने का ट्राई करता है और इस चैप्टर में जब मैंने कहा यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया, तो ओवरव्यू अगर आप रीड करोगे तो ओवरव्यू में यही लिखा हुआ है कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट क्यों किया, मतलब कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या है, हम ये समझेंगे। कॉज ऑफ इंटीग्रेशन, तो कॉज के बाद उसका आउटकम क्या हुआ, तो हम आउटकम को समझेंगे। आउटकम कह लेते हैं या फिर कॉन्सिक्वेंस कह लो बच्चों, कॉन्सिक्वेंस कह लो। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन क्या रहा, शॉक थेरेपी क्या था, ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। कोई दिक्कत यहां तक? चैप्टर का नाम एंड ऑफ बाइपोलैरिटी क्यों है? क्या आपको यहां से ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है? अगेन ओवरव्यू की बात कर रहा है। और देखो बच्चों, मैंने क्या ये इमेज लगाई है, ये इमेज में क्या दिखाया गया बच्चों? ये इमेज में दिखाया गया है कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी मतलब आधा हिस्सा जो पावर का था वो यूएसएसआर था, दूसरा आधा हिस्सा यूएसए था। और देखो लिखा है बच्चों, यूएसए की तरफ कौन कौन इन्फ्लुएंस यूएसए कर रहा था? देखो चाइना भी इन्फ्लुएंस है, अफगानिस्तान से इन्फ्लुएंस था लेकिन अटैक कर लिया था और ऐसा ऐसा कहा। और बच्चों जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, यूएसएसआर की बात कर रहा हूँ,
उस समय का यूएसएसआर केवल रशिया नहीं था, रशिया प्लस अन्य 14 देशों का समूह था, अन्य 14 देशों का समूह था। लेकिन कहने को रशिया 1 of 15 था, लेकिन चलती केवल रशिया की ही थी। इस बात को भी ध्यान रखना है। ओवरव्यू क्या लिखा है बच्चों? ओवरव्यू स्टार्ट होता है, मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है, जो बातें मैं आपको ओवरव्यू बता सकता हूँ वो पार्ट मैंने लिखा है। स्टार्टिंग होता है बच्चों बर्लिन वॉल से लेके, किस तरीके से बर्लिन वॉल बन जाता है, जो कि दो आइडियोलॉजी को दिखाता है, दो आइडियोलॉजी को दिखा रहा था। एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात कर रहा है, एक कम्युनिस्ट प्रिंसिपल की बात कर रहा है। तो उस बिहाफ पर डिवीजन मैं सिखाऊंगा बर्लिन वॉल का, और बर्लिन वॉल टूटा भी। उससे पहले क्या है, इन दिस चैप्टर वी डिस्कस मीनिंग एंड कॉज। देखो जो मीनिंग, causes and consequence, these are the questions, these are actually the questions। आपको पता होगा ना, आपका जो बुक होती है, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है बच्चों, वो कई सेक्शन में डिवाइडेड है। ए सेक्शन में आता है एमसीक्यू, बी सेक्शन में आता है शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, फिर सी सेक्शन में बच्चों केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद बच्चों डी क्वेश्चन पूछ, और ई सेक्शन जो होता है बच्चों, उसमें होता है 6 मार्कर के 4 क्वेश्चन आते हैं ऑप्शंस के साथ। तो जो ये चैप्टर है बच्चों, ये जो चैप्टर है, ये 6 मार्कर के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना इस बात को, 6 मार्कर के क्वेश्चन के लिए। फॉर एग्जांपल कॉज और कॉन्सिक्वेंस जो पूछा जाता है, क्योंकि मल्टीपल पॉइंट्स इसके हमें मिलते हैं, तो वहां के लिए इंपॉर्टेंट है, ये समझना। और लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड। ऑब्वियसली डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड कह रहे हैं, इसका मतलब यूएसएसआर की बात कर रहे हैं। We also discuss what happened to that part of the world after the collapse of the communist regime। हम ये भी देखेंगे, मतलब कि कौन से, देखना पड़ेगा, देखेंगे कि क्या होता है इनके साथ जब इनका कम्युनिस्ट रिजीम कोलैप्स कर जाता है। हाउ इंडिया रिलेटेड टू दीज कंट्रीज, मतलब इंडियाज रिलेशन विथ रशिया, इंडियाज रिलेशन विथ पोस्ट यूएसआर कंट्रीज, यू कैन से पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, यू कैन से। हाँ, हम ये सभी चीजें इस चैप्टर में समझने वाले हैं। अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो आगे बढ़े बच्चों। अगर कोई डाउट है तो आप अभी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो मेरा बच्चों यहां तक चैप्टर का नाम एंड ऑफ बाइपोलैरिटी समझा हम लोगों ने, क्योंकि एंड क्यों है, क्योंकि खात्मा हुआ। बाई मतलब होता है टू, बाई या रूट वर्ड, जिसका मतलब दो होता है। तो दो में से, जैसे बाई कैमिनल कहते हैं ना, मतलब कि दो, संसद में दो हाउसेज हैं, वैसे ही बाइपोलैरिटी मतलब दो पोल्स हैं, एक पोल डिसइंटीग्रेट कर गया, उसके ऊपर चैप्टर है। ठीक, और चैप्टर स्टार्ट होता है किसके साथ बच्चों? बर्लिन वॉल से स्टार्ट होता है। उससे पहले जब दो कंट्री की बात करें, मैं हमेशा से कहता हूं बच्चों, मैप अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए। अगर अभी से मैप अवेयरनेस नहीं रहेगी तो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं फ्यूचर में। तो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। और क्योंकि देखो यहाँ साफ साफ बना हुआ है, क्या बना हुआ है अभिषेक सर, क्या बना हुआ है? ये बना हुआ है कि रशिया उस समय का ये है, और बहुत सारी कंट्रियां को मिला के आपका बना था यूएसआर, रशिया लेकिन अभी यहाँ पर है। जिस यूएसए की बात हम कर रहे हैं वो यहाँ पर दूर कंट्रियां हैं, लेकिन दोनों में बनती नहीं थी, अभी भी नहीं बनती बच्चों, लेकिन अभी के रशिया कहते हैं हम लोग। ये दो कंट्रियों की मैप की पोजीशन हो गई। ये देखो बच्चों, मैंने ये फनी वे लगाया था बच्चों, ये कार्टून जैसा, कि देख रहे हो ये दीवार में से बाहर निकल आए हैं छेद करके। ये बर्लिन वॉल के तोड़ने की घटना को मैंने दर्शाया है, जिससे कि बच्चों को इमेज बहुत लंबे समय तक याद रहता है। बच्चों इमेज आपको बहुत लंबे समय तक याद रहता है, तो एक बार ये इमेज को देखिए तो ये याद आएगा कि बर्लिन वॉल से रिलेटेड है। बर्लिन वॉल क्या था? बर्लिन वॉल सिंबलाइज व्हाट बच्चों? डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। दैट मीन्स दीवार के अगर इस हिस्से में कौन रहता है बच्चों? कैपिटलिस्ट रहते हैं। कैपिटलिस्ट कौन हो गए? पूंजीपति लोग अगर रहते हैं। कैपिटलिस्ट बिलीव इन प्रॉफिट ओनली, एंड कम्युनिस्ट पीपल लिव हियर ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल। इनके बीच में विभाजन किया गया था वॉल के द्वारा। ये वॉल कब बना था? बिल्ड इन 1961। दिस डेट इज इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? और इट सेपरेट ईस्ट बर्लिन विथ वेस्ट बर्लिन। This more than 150 kilometer long wall stood
24 years and was finally broken by the people on 9 November 1989. This is so easy. What they are trying to say, they are trying to say, जो वॉल जो मान लो छोड़ो, जो जिस मैं स्टूडियो में आपको पढ़ा रहा हूँ, उस स्टूडियो के बीच से अगर मैं दीवार खड़ी कर दूं, तो दीवार के वेस्ट वाले हिस्से, ईस्ट वाले हिस्से में दो आइडियोलॉजी रहती है। समझ रहे हो? एक तरफ वो लोग रह रहे हैं जो कि कैपिटलिस्ट विचारधारा पे यकीन करते हैं, जो कि प्राइवेट बॉडीज पे यकीन करते हैं। कम्युनिस्ट रिजीम क्या हो गई? वो रिजीम हो गई जो कि यकीन करता है कि लोगों का वेलफेयर हो, लेकिन सभी चीजों पे सरकार का कंट्रोल हो, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। एक तरह से डिफरेंस भी सीख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि बर्लिन वॉल था। लेकिन 9 नवंबर 1989 को क्या हुआ बच्चों? इस बर्लिन वॉल को तोड़ा गया। तो ब्रोकन लिखा हुआ, ये डेट अगेन याद रखना। मैं कभी भी आपको, आप मेरे अगर पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आपको याद होगा कि अभिषेक सर ने कभी भी याद करने की चीजों से सबको दूर रखा है बच्चों क्लास 11th में। लेकिन अब बच्चों क्योंकि एमसीक्यू में आता है तो मैं आपको अवेयर करूंगा। लेकिन नई शिक्षा नीति कहती है कि बच्चों को याद नहीं कराना है, लेकिन बच्चों ये अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप मेरा खोपड़ी नोचोगे, बच्चों को कहोगे कि अरे अभिषेक सर ने मना किया था, देखो और आ गया है। तो मैंने कहा कि बनाया गया 1961 में, टूटा कब? 9 नवंबर 1989। तो ये बात आप याद रखोगे। बर्लिन वॉल के बाद वॉल के बारे में बात कर रहे हैं। दिस मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ टू पार्ट ऑफ जर्मनी एंड बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक। और इससे क्या हुआ? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बारे की तरफ हम देख रहे हैं। यूनिफिकेशन हो गया, वॉल टूट गई और इससे कम्युनिस्ट रिजीम का एंड हो गया। तो क्या स्टार्ट हुआ? ऑब्वियसली बच्चों कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ। और वापस से हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसे पुनः हटाते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, क्या लिखा हुआ है कि अभिषेक सर, दिस पिक्चर डिपिक्ट्स व्हाट? दिस पिक्चर डिपिक्ट्स पीपल मेकिंग टाइनी होल। विच पिक्चर? ये पिक्चर तो बच्चों मैंने फनी में बनाया है ना, तो रियल पिक्चर तो कोई और है, एग्जामिनेशन जो पूछ सकते हैं। वो रियल पिक्चर ये है, वो रियल पिक्चर ये है बच्चों। ध्यान देना जरा से यहाँ पर। क्या आपको ये लोग दिखाई दे रहे हैं? ये लोग दिखाई दे रहे हैं बच्चों? ये लोग दिखाई दे रहे हैं, लोगों के हाथ दिखाई दे रहे हैं, इसमें खींच रहे हैं बच्चों दोनों तरफ से। इसकी बात कर रहा था। एक और शायद इमेज है आज के टाइम पे, अगर तो बहुत ब्लर्ड है बच्चों, ब्लर्ड। अगर आपको ये दिखाई दे रहा हो, ये वॉल है और देखो बच्चों ये वॉल डिसकंटिन्यू हो गई। अब यहाँ से कितनी लंबी वॉल थी? 150 किलोमीटर की वॉल थी। और कहीं पे देखो जो नीचे ही वॉल बना हुआ है, ये देखो, ये दो तरफ डिवाइड कर रहा था, ईस्ट और वेस्ट। इस पिक्चर में क्या डिपिक्ट किया गया है, मैं ये पढ़ाने का ट्राई कर रहा था। तो लिखा हुआ है पहली बात कि लोगों ने ये हॉल बनाया। A section of wall open to allow free movement. The Berlin Wall as it stood before 1989 ये पिक्चर में डिपिक्ट किया गया है। तो व्हाट क्वेश्चन दे कैन आस्क यू, they can paste this picture and asking you what they will ask you. They will ask you what has been depicted in the image. You will say it's a Berlin Wall which was collapsed in November 1989. This was collapsed by the people only. These word you can depict. These word depict. Or at the same time, you can say this wall somewhere symbolize the division of communist and capitalist regime. ये शब्द आपके हो सकते हैं और ये सवाल हो सकता है बर्लिन वॉल से संबंधित। क्या आपको ये चीजें क्लियर है? पहली चीज जो मैंने आपको सिखाई वो ये सिखाई कि चैप्टर का नाम एंड ऑफ बाइपोलैरिटी क्यों है। यस और नो? अगर ये पार्ट समझ में आया था आपको, तो फिर मैंने आपको समझाया कि ओवरव्यू क्या है। ओवरव्यू में बस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कॉज, कॉन्सिक्वेंस, शॉक थेरेपी, ये सब चीजें, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये सब पढ़ना है। और उसके बाद मैंने आपको एक पार्ट समझाया जहां पर ये इमेज दिखाई और कहा आपसे कि बर्लिन वॉल तोड़ा गया। किसके द्वारा तोड़ा गया? लोगों के द्वारा तोड़ा गया। कब तोड़ा गया? बना था 1961 में और टूटा है 1989 में 9 नवंबर। साथ में हो मेरे तक? अगर साथ में हो बच्चों तो किस बात का डर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो छोड़ दिया बच्चों मैंने। अगर मैं इसमें बैक करूं तो अपनी जगह पहुंच जाएगा क्या? हाँ पहुंच गया। चलिए लेट्स बिगिन दिस पार्ट ऑल्सो। नाउ व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम
The first question, what is the name, why the name of the chapter is End of Bipolarity? Second question, about Berlin Wall. Now the third question of the day, question 3 I am going to talk about, and this can be a long question also, 6 marks question, 4 mark question, this can be. Why I'm saying this? Because I will give you a lot of content for this topic. See again, क्या है टॉपिक का नाम, क्या है मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, यही तो पूछा गया है। ये तो ऐसी बात है, कोई तुमसे पूछ रहा है कि ये क्या था, जो तुम बार बार बात करोगे बात से कि सोवियत यूनियन बहुत स्ट्रांग था, तो सोवियत यूनियन ये करता था, सोवियत यूनियन वो करता था, सोवियत यूनियन यूएसए के सामने खड़ा था, तो व्यक्ति पूछ सकता है आपसे, इतनी बार सोवियत यूनियन कह रहे हो, क्या था सोवियत यूनियन? एग्जामिनेशन में पूछेगा कि क्या था सोवियत यूनियन, तो क्या बोलोगे बच्चों? उनको मैंने पॉइंटर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई किया आपके लिए, है ना? तो बच्चों पहला देखो, बच्चों पहला देखो, हैशटैग नंबर 1 में अगर जाएं, अगर आपको आता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, तो अब आपको मैं यहां से स्लो पढ़ाने वाला हूं और सिखाने वाला हूं कि एक अच्छा क्वेश्चन का आंसर कैसा दिखाई देता है। एज अ टीचर जब मैं आपकी कॉपी चेक करता हूं बच्चों, तो मैं क्या देखता हूं, आपके आंसर्स में क्या देखता हूं, मैं देखता हूं कि आपकी स्टार्टिंग कैसी है। दूसरी बात, जब आप आंसर लिखते हो तो मैं केवल आंसर के थ्रू नहीं, क्या आपने क्वेश्चन को समझ के आंसर का लिखा लिखा है कि नहीं लिखा है, आपके वर्ड्स चेंज हुए कि नहीं हुए। फॉर एग्जांपल जब आप सोवियत यूनियन के बारे में बताओगे, तो आपके लाइंस तो ऐसे ही होंगे ना जिसमें मुझे उसके बारे में कुछ पता चल रहा हो, बोलो हाँ या ना। तो यही तरीका आपका होना चाहिए। आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो आपके आंसर का जो टोन होगा वो क्वेश्चन का आंसर लगना चाहिए। मेरे ऊपर आपने इंफॉर्मेशन फेंकी है, ऐसा लगना नहीं चाहिए। तो पहला पॉइंटर मेरा ये होगा बच्चों कि द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक came into being after socialist revolution in Russia in 1917. Look at this. क्या कह रहे हैं कि ये कब से आया बच्चों, ये सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद से आया, और यूएसएसआर का फुल फॉर्म लिखा हुआ है बच्चों। मैं बार बार यूएसएसआर केवल कहता हूं, लेकिन यूएसएसआर का मतलब क्या होता है ये ध्यान देना। यूनियन ऑफ सोवियत, क्या यूनियन ऑफ सोवियत, क्या तुम ये कह सकते हो ग्रुप ऑफ समथिंग, ग्रुप ऑफ समथिंग कह सकते हो आप लोग। हाँ, सोवियत मतलब ग्रुप ऑफ इलेक्टेड वंस, ग्रुप ऑफ इलेक्टेड वंस कह सकते हो। मैंने आपको समझा दिया इलेक्टेड वंस की बात कर रहे हैं, मतलब ग्रुप ऑफ इलेक्टेड वंस जो क्या है बच्चों, क्या है, जो सोशलिस्ट हैं और साथ ही साथ रिपब्लिक हैं। यूनियन मतलब हमें पता है ग्रुप, सोवियत मतलब बता दिया, इलेक्टेड ग्रुप बता दिया मैंने। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट वो लोग होते हैं जो वेलफेयर में यकीन करते हो, जो कि लोगों की भलाई पे यकीन करते हो। सोशलिस्ट ये विचारधारा, वेलफेयर विचारधारा है। तो सोशलिस्ट हो, साथ ही साथ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है बच्चों? रिपब्लिक का मतलब होता है ऐसी कंट्री जो कि चुनी गई, जहां का हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट क्या हो, चुना गया हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मतलब लोगों ने डायरेक्ट वोट किया हो, इनडायरेक्टली मतलब कि लोगों ने ना वोट किया हो, किसी और ने वोट करके उसे बनाया हो, लेकिन चुना हुआ हो, बाय बर्थ ना हो। तो यूके एक रिपब्लिक कंट्री नहीं है, क्योंकि वो बाय बर्थ जो भी उस डायनेस्टी में जिसका जन्म होगा वो राजा या रानी बन जाएगा। तो ये तो नहीं हुआ ना, किंग और क्वीन का कॉन्सेप्ट मोनार्की हो गया। रिपब्लिक कब कहलाएगा? भारत क्या है, भारत एक रिपब्लिक कंट्री, क्योंकि यहाँ पर भी जो प्रेसिडेंट जो कि हेड ऑफ द स्टेट है वो चुना जाता है इनडायरेक्टली। पहली लाइन क्या कह रही है? कह रही है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब आया? आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया, जो कि 1917 में हुई थी। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? जो एग्जामिनेशन में आपका पहला क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू का बच्चों, वो क्वेश्चन मैं आपको आउट कर रहा हूं। क्या होगा? अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ chronological order. I repeat this. The question is arrange the following event or incident in a chronological order. What statement they will give you? They can give you multiple statements. The statement like number 1 A, they can say fall of Berlin Wall, fall of Berlin Wall. They can say when
What event I can say? The socialist I can say. No, socialist no. Formation of USSR. Formation of USSR. And C I can give you. D I can give you. Origin of Berlin Wall. Origin of Berlin Wall, formation of Berlin Wall, whatever you want to say. अभी तो केवल आपको हिंट दे रहा हूँ कि अगर स्टेटमेंट आता है, और सपोज बच्चों एक स्टेटमेंट आ गया डी ऑफ स्टेटमेंट, अभी वो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है तो मैं मान लिया कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। सी, ये स्टेटमेंट आ गया, आपको कहा गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अगर आपको बच्चों अभी तो सिखा रहा हूँ तो ऑप्शन नहीं मान लो दिया गया तो कैसे करोगे? पहली बात तो आप यहां लिख दोगे 1947 को हुआ है, ओके, इतना मुझे याद है। और फॉल ऑफ बर्लिन वॉल अभी सिखाया है आपको 6 नवंबर 1989, ये भी याद रहेगा मुझे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है तो अरे हम असेंडिंग में लगाएंगे, तो बच्चों उसके बाद फॉर्मेशन की बात करेंगे, जैसा कि 1917 की बात करेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ओरिजिन ऑफ, तो ये बच्चों 1961 में हुआ है। नाउ कैन यू सी कि दिस इवेंट, द फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर इज हैपनिंग way earlier than rest of the events. So 1917 you can say, and after this, which incident? This independence of your country, and then 61, and then 1989। तो बच्चों इस तरीके से आप क्या करोगे? पहले लिखोगे ऑप्शन बी, बी के बाद लिखोगे आप लोग ऑप्शन दैट इज डी, और डी के बाद लिखोगे आप ऑप्शन नंबर सी, और सी के बाद आप लिखोगे ऑप्शन ए। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जामिनेशन में, दैट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। इवेंट्स को अब तो बच्चों अगर आपको पता नहीं होगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उतना ध्यान नहीं दोगे इन इवेंट्स पे। अब आपको ध्यान रहेगा कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इसको अरेंज करने के लिए आता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपको? फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉइंट कह रहा है द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यहां पर एस लगा है, आपको ये भी ध्यान देना है, क्वेश्चन में कई बार एमसीक्यू आया और एस लगा हुआ नहीं आया है, तो इस पे ध्यान देना थोड़ा सा। ओके, व्हाट एल्स? मैं अपना ये वाला लाइन साफ कर दूं बच्चों की, दिखाई ना दे तो क्या फायदा फिर। ये वाली लाइन, ओके। The revolution was inspired by the idea of socialism। जब मैंने कह दिया कि सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन था, इट्स अ कॉमन सेंस कि दिस आइडिया वाज इंस्पायर्ड बाय सोशलिस्ट या सोशलिज्म अपोज्ड टू कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर व्हाट? एलिगेटेरियन सोसाइटी। एलिगेटेरियन सोसाइटी क्या होता है? वेयर एवरीवन इज इक्वल, वेयर एवरीवन इज इक्वल, सभी बराबर है। सोशलिज्म कैसा आइडिया हो गया? ऐसा आइडिया जिसे वेलफेयर पे यकीन हो। कैपिटलिज्म कैसा आइडिया हो गया? जो कि प्रॉफिट की बात करता हो, प्रॉफिट ओरिएंटेशन की बात करता हो, प्राइवेट प्लेयर्स की बात करता हो। तो मतलब क्या है? जो हटाया गया वो कैपिटलिज्म एक आइडिया था, उसे हटाकर सोशलिज्म को स्थापित किया गया, ये समझाना चाह रहे हैं। और लिखा हुआ है दिस वाज परहैप्स द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री टू abolish the institution of private property and what बच्चों, and what consequently design what बच्चों? a society based on the principle of equality। और ऐसे समाज का निर्माण। सी, जब आप सोशलिज्म प्रिंसिपल की तरफ जाएंगे तो वहां पर जो प्रोडक्शन होगा, जो कंजम्पशन होगा, विल बी कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ये मैंने आपको प्रीएम्बल में पढ़ाया था क्लास 11th में। सोशलिज्म कैसी विचारधारा हो गई? जहां पर जो ओनरशिप होगी, मोस्टली चाहे वो इंडस्ट्री हो जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो जाए, इन सभी पर किसका कंट्रोल होगा? सरकार का कंट्रोल होगा। और जो चीज सरकार की होती है वो सभी की होती है। एग्जाम्पल बच्चों, आपके घर के आसपास सरकारी पार्क है? कोई सरकारी पार्क है बच्चों?
अगर सरकारी पार्क है तो आप और हम सब जा सकते हैं वहां घूमने के लिए, लेकिन मान लो अभिषेक सर के घर में जो गार्डन है उसमें आप घूम सकते हो बच्चों? नहीं, वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जब आपको इनवाइट करूंगा तब आप घूम सकते हो। प्राइवेट बॉडीज नहीं होती हैं जब सब हर चीज सरकार की होती है, मतलब हर चीज लोगों की होती है और हर चीज लोगों की है, तो दिस एक्टिविटी इज अ वेलफेयर एक्टिविटी। समझ बच्चों? तो अब क्वेश्चन हमें याद रखना है ना, क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, अभिषेक से कुछ नॉर्मल तो पढ़ा नहीं रहे। क्वेश्चन ये है कि सोवियत सिस्टम क्या था, तो व्हाट विल बी योर ओपनिंग लाइन? यू विल टॉक अबाउट कि first of all, Soviet Union is also known as USSR, which means Union of Soviet Socialist Republics, which came into existence after Socialist Revolution of 1917. This can be your first takeaway. This can be the first takeaway. Hashtag number one can be, it can be. Yes, obviously. And in second scenario, you can say where they replaced a capitalist idea, they replaced the capitalist idea with socialist idea. You can say. और क्यों किया ऐसा? तो तीसरा वर्ड याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए वो चाहते थे समाज में समानता आए। 3 वर्ड्स, 3 पॉइंटर्स, और अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है। अगर आपने 10 पॉइंट भी मेरे ध्यान रख लिए बच्चों, लिख दिया आपने, तो फिर आपके फुल मार्क्स कंफर्म है। और अपने वर्ड्स चेंज करते रहेंगे क्वेश्चन के नंबर के अकॉर्डिंग। 2 नंबर का पूछा है तो मैं 10 पॉइंट वही लिखने वाला हूं, 2 पॉइंट लिखूंगा, आगे बढ़ूंगा। इंपॉर्टेंट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट। In doing so, the market of the Soviet system gave what primacy to the state and the institution of the party. The Soviet political system centered around a communist party. Look at this. Now they are talking about. See, मुझे तो हर पॉइंटर बच्चों दिखाई देता है। जैसे पहला जो 3 पॉइंट मैंने बताया आपको, मैं उसको डिवाइड कर सकता हूँ। मैं उसको ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ कि फर्स्ट पॉइंटर जो अभिषेक सर सिखा रहे हैं इतनी देर से, वो अबाउट के ऊपर है, वो अबाउट के ऊपर है ना। और अगर मुझे एग्जामिनेशन में आता है अबाउट यूएसएसआर आता है, तो मैं यूएसएसआर ऐसे बनाऊंगा और गोला बनाऊंगा या बादल बनाऊंगा और ऐसे करके बच्चों पॉइंटर लिखना स्टार्ट करूंगा। पॉइंट नंबर 1 ऐसे लिखना स्टार्ट करूंगा, तो इधर ले आओ, ऐसे लिखना स्टार्ट करूंगा कि पहले पार्ट में अबाउट यूएसएसआर बात कर लेंगे, या फिर तुम चाहो अगर और बेहतर लिखना चाहते हो तो इस वर्ड को अबाउट से हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस या हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, है ना, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन से ऐसे मैं बांट सकता हूँ, जो चाहो वो लिख सकते हो। और इसमें मैं बात करूंगा किसकी? मैं बात करूंगा 1917 के रिवॉल्यूशन की बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि किस तरीके से सोशलिज्म इस्टेब्लिश हुआ बाय रिमूविंग कैपिटलिज्म, इसको हटा कैसे बना। तीसरे पॉइंट में डिस्कस करूंगा कि उन्हें एलिगेटरियन सोसाइटी के बारे में बात करनी थी। ये मेरा चल रहा है, बैक ऑफ द माइंड मेरा ऐसा चल रहा है। और क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूं उनके सिस्टम के बारे में, तो मैं अब सेकंड पॉइंटर लिखूंगा अबाउट में पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ यूएसएसआर, मैं ऐसी बात करूंगा बच्चों, है ना। और यहां पे लिखने के बाद मैं इसके अंदर क्या 3 पॉइंटर लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि वहां पर वन पार्टी सिस्टम था, एक पार्टी के अलावा दूसरी पार्टियां अलाउड ही नहीं थी। दूसरा क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा वो पार्टी क्या थी? वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, यही बात लिखी गई है। क्या लिखी हुई है कि सबसे पहली चीज तो ये थी कि सभी चीजें स्टेट के कंट्रोल में आने लगी, और उसके बाद मैंने क्या समझाया आपको? सेंटर्ड अराउंड कम्युनिस्ट पार्टी एंड नो अदर पार्टी और अपोजिशन वाज अलाउड। और मैं यही से आपके मन में एक थिंकिंग कैप आपको दूंगा। थिंकिंग कैप क्यों दे रहा हूं? कि आप यहां से ये कैप पहनिए तो अभिषेक सर की 10th और 11th के लेक्चर्स आपको याद आ रहे हैं। अभिषेक सर ने सिखाया था जब भी कोई एक सभी ताकत को होल्ड करने का ट्राई करता है, इसका मतलब आने वाले समय में वहां पर विनाश आने वाला है। विनाश मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, लोगों का डिससेटिस्फैक्शन आएगा। ये फॉलो करता है बच्चों। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों कहता हूं कि मेरे सब्जेक्ट आपको एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आओगे,
और आप जानोगे कि पास्ट में यूएसएसआर ने ऐसा किया है और ये गलती उसे बैकफायर की है, तो आप कभी भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाओगे जो कि एक को ताकत दे। ध्यान देना कैसे रिलेट करता है एक सब्जेक्ट आने वाले एडमिनिस्ट्रेटर को, तो ध्यान देना। तो यहाँ पर कोई भी अपोजिशन नहीं है, तो इसका मतलब तानाशाही चलेगी। तो लिखा हुआ है द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। वो तो मैंने आपको बताया ही, सोशलिस्ट आइडिया का मतलब ही यही होता है कि सरकार कंट्रोल करेगी किसको, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन दोनों को। इसका मतलब हर चीजें सब स्टेट कंट्रोल करेगा। अगर ये पॉइंटर आपको अगर समझ में आते हैं तो अब आगे बढ़ें। आने वाले समय में आपको मैंने समझा दिया, ये क्वेश्चन बता दिया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आता है। और बच्चों ध्यान देना, मैंने कुछ स्लाइड्स के आज कलर भी चेंज किए हैं जिससे कि मैं बाद में आपसे पूछ पाऊं, फीडबैक ले पाऊं कि ज्यादा क्या सही रहेगा। मतलब विजुअली मैं खुद देख लूंगा, वैसे तो ब्लैक मुझे लगता है कि आपकी फोन की स्क्रीन पे साफ दिखाई देता होगा, तो मैं बात कर लूंगा आप लोगों से वैसे बाद में। तो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू माय स्टूडेंट्स, है ना, टू रोशन, विशाल, राध्या एंड ऑल, कि आप लोग देखिएगा और मुझे बाद में बताइएगा कि कौन से स्लाइड से कलर आपको समझ में आ रहा है। बाकी बच्चों को भी, है ना, ध्यान देना। तो लिखा हुआ है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैड सोवियत आर्मी। अच्छा, इन कंट्रीज के पास क्या थी, एक सोवियत आर्मी थी। कौन सी थी बच्चों, फासिस्ट फोर्सेस। वो क्या आ गई, वो यूएसएसआर के कंट्रोल में आ गई। इसका मतलब जो पीछे हम लोग बात कर रहे थे, पॉलिटिकल पोजीशनिंग की बात कर रहे थे, पॉलिटिकल कंडीशन की बात कर रहे थे, क्या यहां पर मैं ये बात जिक्र कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने फासिस्ट आर्मी को अपने अंदर ऐड कर लिया। यस, वी कैन टॉक अबाउट दिस हियर। यस सर। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4 मान लो बच्चों। समझ बच्चों क्या हो रहा है कि सोवियत यूनियन क्या है, कोई पूछ रहा है आपसे तो आप बता रहे हो उसे कि अच्छा ये वाली कंट्री, इसका नाम यूएसएसआर है। इसका फुल फॉर्म क्या बता तुम्हें, इसका फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। और ये कब एग्जिस्ट किया, कब हुआ, फॉर्म हुआ 1917 में। क्रांति आई थी, सोशलिस्ट क्रांति। इस क्रांति में क्या हुआ, इन्होंने कैपिटलिज्म को हटा के सोशलिज्म को पुनः स्थापित किया। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, सभी प्रोडक्शन वाली चीजों पे, एग्रीकल्चर वाली चीजों पे, इंडस्ट्रीज पे सरकार का कंट्रोल आ गया। क्यों कर रहे थे ऐसा, क्योंकि ये चाहते थे कि लोगों की भलाई हो। लेकिन आप ये भी बात रखोगे कि यहाँ पर केवल एक ही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है, बाकी अपोजिशन में कोई अलग पार्टियां हैं ही नहीं, जो कि आने वाले समय की समस्या बनी थी। और इन्होंने अपने अंदर फासिस्ट फोर्सेस को ऐड कर दिया था। द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम नाउ, क्योंकि मैंने आपको ये फ्लो चार्ट बनाना स्टार्ट करवाया था कि क्या अभिषेक सर अब आप यहां पर इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात कर सकते हैं क्या, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात कर सकते हैं क्या? हाँ करते हैं बच्चों, चलो। तो लिखा हुआ है अगर पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर मॉडल आफ्टर यूएसएसआर, दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वर कॉल्ड सेकेंड वर्ल्ड। और अब कह रहे हैं कि अगर इन कंट्रीज को हम एक साथ कर दें, किन कंट्रीज को, उन 15 कंट्रीज को एक साथ कर दिया, तो यही तो सेकेंड वर्ल्ड कहला रहा है, सेकेंड वर्ल्ड कहला रहा है। और ये किस के अंदर, किस पैक के अंदर जुड़े हुए हैं, उस पैक का नाम है, अभिषेक सर याद करो बच्चों, बहुत बार हम लोगों ने सुना है नाटो के बारे में, बहुत बार सुना है हम लोगों ने वॉर्सर पैक्ट के ऊपर, जिसके अंदर ये सब जुड़े हुए हैं। नाटो तो अभिषेक सर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो तो यूएसए का है, यूएसआर का वॉर्सल पैक्ट है। तो लिखा हुआ है द सोशलिस्ट ब्लॉक, या तो सेकेंड वर्ल्ड कह लो, सोशलिस्ट ब्लॉक कह लो, और लिखा हुआ है द वॉर्सल पैक्ट अ मिलिट्री अलायंस हेल्ड देम टुगेदर। द यूएसएसआर वाज द लीडर ऑफ द ब्लॉक। दिस यू कैन सी कि वॉर्सल पैक्ट के अंतर्गत बहुत सारी कंट्रियां आके आपस में जुड़ रही हैं। और क्या समझा आपने कि ये सेकेंड वर्ल्ड भी कहला रहा है, ये सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहला रहा है। अभिषेक सर लिख पाओगे बच्चों कि इनके समूह क्या कह रहे हैं? इकोनॉमिक मैंने हेडिंग लिखा, लेकिन इकोनॉमिक मैंने कुछ बताया नहीं।
हम बताएंगे कि ये बहुत प्रॉस्परस कंट्री थी, इनके पास इतनी तकनीक, इतना पैसा था कि एक सुई के पिन से लेके, एक सुई से के पिन से लेके ये पिन से लेके बड़ी बड़ी कार्स का भी निर्माण कर रहे थे। लिखेंगे हम लोग, जो कि नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा भी है, द सोशलिस्ट यूनियन द सोवियत यूनियन बिकम अ ग्रेट पावर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ है बच्चों? हमें पता है कि 45 में अराउंड में खत्म हो गया था। उसके बाद से कह रहे हैं कि ये ग्रेट पावर बन गया, और लिखा हुआ है द सोवियत इकोनॉमी वाज देन मोर डेवलप्ड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बस यूएसए को छोड़ दो, यूएसए की इकोनॉमी इनसे उस समय भी अच्छी थी। आगे ना इकोनॉमी में। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अभिषेक सर, जब कोई सवाल आएगा, जब एग्जामिनेशन में सवाल आएगा आपके पास कि बताओ सोवियत यूनियन के बारे में, तो आप एक डायमेंशन की तरफ नहीं देखोगे। कैसे देखोगे? अच्छा, हिस्टोरिकल के बारे में बात कर ले, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात कर ले, करो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करो, 3-4 पॉइंट वहां लिखो। सेकंड, उनकी पॉलिटिकल कंडीशनिंग के बारे में बात करो, पॉलिटिकल व्यवस्था कैसी है। और तीसरा, उसकी इकोनॉमिक व्यवस्था की तारीफ करो कि उनसे बेहतर कोई नहीं था अगर यूएसए अगर नाम ना लो। और इतना ही नहीं, इट हैड कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्स, तेल है, लोहा है, स्टील भी है, मशीनरी भी है, प्रोडक्शन भी अच्छा करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा है, दैट कनेक्ट इट रिमोटेस्ट एरिया विथ एफिशिएंसी, एफिशिएंट तरीके से बच्चों पूरे विश्व को जोड़ते हैं। क्या बच्चों यहां तक समझ में आ रहा है? ये ऑफ तो नहीं होने वाला बच्चों, नहीं होगा ऑफ, चार्ज कम है बच्चों, तो अगर बीच में ऑफ दिख हो जाएगा तो कोई मैसेज आएगा वैसे ऑफ होने से पहले। चलो, क्या समझ रहे हैं बच्चों? इकोनॉमिक्स व्यवस्था समझा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, अब उसकी तुम भी तारीफ करना और बताना। इट हैड व्हाट? इट हैड डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पेन, कार से लेकर बच्चों, डोमेस्टिक कंज्यूमर से उनके खुद के कंट्री में लोग कंज्यूम कर ले रहे हैं, थ्रू देयर क्वालिटी डिड नॉट मैच द वेस्ट कैपिटलिस्ट कंट्रीज। हाँ, मैं मानता हूं कि मान लो यूएसएसआर ने भी कार बनाई थी उस समय की और यूएसए ने बनाई थी, तो कह रहे हैं क्वालिटी के मामले में उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा किसका था, जितना अच्छा यूएसए का है। क्या आप नहीं, सर बता रहा हूं बच्चों, क्या आप नहीं लिख पाओगे अपने आंसर में इसको? क्या आप नहीं बता पाओगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, क्रांति के बारे में, सोशलिस्ट क्रांति के बारे में, है ना? तो अगर ये चीज समझ में आ रही है तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, कि यहां तक तो पढ़ लिया हम लोगों ने, वेस्ट कैपिटलिस्ट कंट्रीज के बारे में पढ़ लिया, और 3 पॉइंटर अभिषेक सर ने यहाँ भी पढ़ा दिए। पॉइंटर कहां से लेगा बच्चों? मिटा दिया क्या मैंने? चौथा लिखने के बाद मैंने लिखा ही नहीं था आगे। 5वां मान लो बच्चों, मैंने आपको बता दिया, 5वें में बहुत सारा पॉइंट बना दिया, लेकिन इकोनॉमिक था यहाँ पर, तो जहां पे आपकी एनसीईआरटी लिखी है वहां पर साइड में ऐसे लिखो, और यहाँ ऐसे यहाँ तक लिखो, और लिखो कि यहाँ पर इकोनॉमी के बारे में बात किया है, इकोनॉमी के बारे में बात किया है यहाँ पर सर ने। स्टार्टिंग में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात किया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद मैंने पॉलिटिकल व्यवस्था और इकोनॉमी बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले इन 15 कंट्रियों के नाम देख लीजिए, अगर आपको देखना है, दिखाई दे रहा है तो, नहीं दे रहा तब से पढ़ देंगे। और जूम का ऑप्शन तो हमेशा हमारे पास होता है बच्चों। देखो अभिषेक सर, रशिया है ना, एस्टोनिया है ना, लैटविया, ये सभी कंट्रीज के नाम बच्चों यहाँ पर लिखे गए। याद करना है क्या अभिषेक सर? नहीं, अभी तो सिखाया था आपको नई एजुकेशन पॉलिसी, ये नहीं कह रही है रटवाओ बच्चों को, ये बोली समझा के भिजवाओ। समझाना क्या है कि जब क्वेश्चन बदल जाएगा, अभी कोई भी आपसे कोई किसी कंट्री के बारे में पूछेगा तो आप हमेशा इन्हीं पॉइंटर का यूज करोगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल व्यवस्था वहां की आर्थिक व्यवस्था, ये सीखना है आपको, ये सीखना है अगर किसी के बारे में पूछता है तो। ध्यान देना, द सोवियत स्टेट ensured what? A minimum standard of living for all नागरिक। अगेन तारीफ कर रहे हैं, तो आप वहां की सोसाइटी के बारे में बात कर सकते हैं। सोसाइटी कहां पे, किस जगह पे? फ्लो चार्ट में एक वर्ड जोड़ दीजिए अभिषेक सर, क्या? सोसाइटी वर्ड जोड़िए।
सोसाइटी वर्ड जोड़िए कि सोसाइटी कैसी थी वहां की। और एक फ्लो चार्ट से बच्चों मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, बात समझा रहा हूँ, ध्यान देना। तो लिखा हुआ है द सोवियत स्टेट इंश्योर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट subsidize the basic necessity including health, one, education, number two, child care, number three, and other welfare schemes। मतलब कि ये सब्सिडीज भी दे रहे हैं, इतने अच्छे लोग हैं तो टूटा क्यों, मतलब कुछ बुराइयां भी आ गई समय के साथ। तो ध्यान देना, ये अपने नागरिकों को क्या दे रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और जहां ये नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वहां पर सब्सिडी की भी सब व्यवस्था है। सोसाइटी में मतलब कैसा है, वेलफेयर है, वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं। स्टेट ओन्ड ओनरशिप वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप, लैंड प्रोडक्टिविटी वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सोवियत स्टेट। ये अब लिख रहे हैं, मैंने आपको पहले ही सिखाया कि अगर कोई कह रहा है कि ये सोशलिस्ट कंट्री है, इसका मतलब है कि इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये सभी चीजें स्टेट डिसाइड कर रहा है। तो ओनरशिप किसकी है, स्टेट की ओनरशिप है, ये समझाने का ट्राई कर रहे हैं। बस बच्चों, अगर सीख समझते हुए चल रहे हो तो ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, तो पहले बता दिया बच्चों, वर्ड्स में बता दिया आपको मैंने। और फिर क्या लिखा हुआ है, द सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकम अ वेरी ब्यूरोक्रेटिक। मतलब कि अब यहां से मैं लिखने वाला हूं एक पॉइंट, प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स, अभी तक तो तारीफ की आपने, अब दिक्कतें कहां आ गई, क्योंकि हम सोवियत सिस्टम को समझ रहे हैं। तो क्या आप फ्लो चार्ट में एक वर्ड और लिख सकते हैं कि बारे में, क्योंकि आपको मैंने बारे में पूछा, केवल तारीफ थोड़ी ना करेंगे, उसके बारे में बात करते करते एंड में प्रॉब्लम की तो बात कर सकते हैं हम लोग। क्या समस्या आई थी वहां पर, तो समस्या क्या आ गई कि आपको ताकत मिली नहीं, कि आप बहुत ही ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक बन गए, क्योंकि आपके अपोजिशन कोई नहीं है, आप क्या बन गए, अथॉरिटेरियन बन गए। अब अपनी अथॉरिटी चला रहे हो, मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर नागरिक। जिसके भलाई के लिए आप आए थे, जिसकी भलाई की बात कर रहे थे, आज आप उन लोगों के साथ ही बुरा कर रहे हो, और ना ही उनको अपनी आवाज उठाने दे रहे हो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लैक ऑफ डेमोक्रेसी। अपने आप को आपने डेमोक्रेसी कहा, मैं तो मानता भी नहीं डेमोक्रेसी को, रशिया को डेमोक्रेसी नहीं मानता हूं। क्यों, आप कहते हो चुना जाता है, जब वहां पे वोटिंग होती है तो मेजोरिटी हमेशा बच्चों एक ही इंसान को मिल जाती है ना। तो ये नहीं होता है कि कोई अपोजिशन है ही नहीं। ऐसा तो चाइना भी कह रहा है ना, ऐसा तो बच्चों नॉर्थ कोरिया भी कह रहा है। तो ये कोई बात हुई ना वही बच्चों। तो लिखा हुआ है यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, और लिखा हुआ है एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑल्सो, कि मैं सरकार को चोर कह भी नहीं सकता हूँ। ये तो भारत अच्छा है बच्चों, यहाँ लोग प्राइम मिनिस्टर को नहीं छोड़ रहे, मतलब अच्छी चीज भी है। व्हाट बच्चों, several people who often express their dissent in joke and cartoons, जो अपने असहमति को जोक से, है ना, जो यहाँ देखते, अब देखते होगे कि नाक ऊंची कर दी ऐसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की, और लिख दिया कि नहीं कर रहे हैं काम। इस तरीके से बच्चों मीम्स, अब तो मीम कह सकते हो, तो पुरानी किताबें मीम नहीं लिखा हुआ है, आप समझना कि इन माध्यमों से बच्चों, मुझे तो बच्चों, मेरे दोस्त अगर ये वीडियो देख रहे हैं कॉलेज के, तो उन्हें याद होगा कि मैं तो इसमें कितना तेज था बच्चों, कि जब डीयू में बच्चों क्या हुआ था कि बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट के सभी बच्चों को फेल कर दिया गया, तो हम लोग आंदोलन करने गए थे, मतलब आंदोलन कहना सही रहेगा, प्रोटेस्ट करना सही रहेगा बच्चों। आप प्रोटेस्ट करने गए थे, तो रिवॉल्यूशन आंदोलन हो गया ना, हिंदी में जो चेक कर लेना। प्रोटेस्ट करने गए तो फिर जो हम लोगों ने बहुत ज्यादा फनी नारे लगाए थे, अब बता भी सकता नहीं हूँ अभी आपको यहाँ पर, लेकिन क्यों था, क्योंकि हम लोग सही थे उस समय, कि सच में वो थोड़ा बायस होके सबको गुस्से में फेल कर दिए थे। और बच्चों टीचिंग में गुस्सा वुस्सा आपको नहीं करना है ना, बस स्टूडेंट्स हैं आप, उनके फ्यूचर से आप नहीं खेल सकते हो। तो हम लोग के वहाँ प्रेसिडेंट थे, क्या नाम था, आशीष चौहान नाम था बच्चों, बैलेट नंबर 1। तो हम लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया था। तो हाँ, तो हम, क्योंकि अब बच्चों मैं क्यों प्रोटेस्ट कर पाया था, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है। उल्टा बच्चों, मैंने लेटर लिखा था वहां के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, तो उन्होंने, पुलिस वाले हम लोगों के चारों तरफ थे कि प्रोटेस्ट करते समय हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, इतनी सुविधा थी। और यहाँ बच्चों ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए, डेमोक्रेसी मिसिंग है। और लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोवियत स्टेट नीड रिफॉर्म।
बच्चों अगर कमियां होती हैं तो रिफॉर्म की जरूरत पड़ती है, इसे अपने रियल लाइफ से जोड़ना। अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं या फिर आप कुछ भी काम कर रहे हो वहां पर सुधार नहीं आ रहा है, तो सेम एक्शन से हम सेम रिजल्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते। याद रहेगा बच्चों, नहीं याद रहेगा? सेम एक्शन से सेम रिजल्ट कैसे हो सकता है? तो वही बात है बच्चों, तो गलतियां हो रही थी और रिफॉर्म की आवश्यकता थी, वो आप कर नहीं रहे थे। वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंट बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन had tight control over all the institution and was unaccountable to the people। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों, सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों, है ना? प्रॉब्लम अगर इतनी बड़ी लिखी तो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी लिख लो बच्चों, ऐसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चों। क्या होता है कि अगर मैंने आपको जिम्मेदारियां दी और आपने जिम्मेदारियां ली, उसके बाद आप कह रहे हो ऐसा हो गया तो मैं क्या करूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है। और हमेशा अच्छे नेता, अच्छी सरकारों में यही होता है कि दे विल बी अकाउंटेबल। इसके बच्चों अभी करंट क्या चल रहा है कि लोग मांग रहे हैं कि रिजाइन कर देना चाहिए कम से कम कुछ लोगों को, या सरकार को कुछ लोगों को हटाना चाहिए, जिसके वजह से ये नीट पेपर लीक हुए। आप समझ पा रहे होंगे, पेपर लीक हुआ लेकिन तब भी सिस्टम वैसे ही चल रहा है। ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है बच्चों, है ना? तो अकाउंटेबिलिटी वहां मिसिंग है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो अब मैं प्रॉब्लम्स को बता रहा हूं, तो प्रॉब्लम्स में क्या लिखा हूंगा मैं आपको बताऊंगा कि पहला आप बताओगे कि अपोजिशन नहीं है, इसके कारण से क्या बन गए, बहुत ब्यूरोक्रेटिक बन गए, बहुत तानाशाही कर रहे हैं, लोगों को फ्रीडम नहीं मिल रही है, लोग डेमोक्रेटिक व्यवस्था ही नहीं, डेमोक्रेटिक व्यवस्था नहीं मतलब कि लोग पास ताकत नहीं है, वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, और ये जो कर रहे हैं उसके लिए अकाउंटेबल भी नहीं है, सरकार चला रहे तो अकाउंटेबल नहीं है। तो देखो बच्चों, मैं जो आपको समझाया था ना कि जिस तरह दो मैग्नेट होता है, वो ये मैंने इमेज के माध्यम से वापस यहाँ बताया था कि एक हिस्सा मान लो यूएसआर है, तो दूसरा हिस्सा यूएसए है। इसी को मैंने बायोपोलैरिटी से समझाया था इमेज के माध्यम से। बच्चों को लंबे समय तक याद रहता है। द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ पीपल in what बच्चों, in the 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own affair including their cultural affair। look at this, मना कर दिया रिकॉग्नाइज करने के लिए उनके कल्चर, 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स, उनके कल्चर्स को। तो बच्चों किसी के कल्चर को अगर आप वो इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो लोग आपसे क्या होंगे, दुखी हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और आपके अगेंस्ट खड़े रहेंगे। तो जो हम लोग जब जानेंगे कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, बच्चों अभी तो केवल बारे में जान रहे हैं कि क्या था सोवियत यूनियन। जब हम जानेंगे रीजन फॉर डिसइंटीग्रेशन, तो इन पॉइंटर्स को वहां भी यूज करवाऊंगा आपको, है ना? कि जिसके कारण से लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर और गुस्सा करेंगे। ऑल्दो ऑन पेपर रशिया वाज ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक, देखो वन ऑफ द 15 रिपब्लिक that together constitute USSR। In reality, Russia dominate everything and the people from other region felt neglected and often suppressed। अगेन बड़ा कारण मिल गया बच्चों को डिसइंटीग्रेशन का। अभी वो टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, अभी बारे में जान रहे हैं, तब भी मैं इसको इस्तेमाल करूंगा वहां पे, जिसे मैं नेशनलिज्म का टॉपिक बताऊंगा आपको, दिन में पॉइंटर दूंगा। क्या है बच्चों कि कहने को तो पेपर पे तो रशिया उन 15 में से एक है, मैंने समझाया भी आपको, लेकिन सारा कंट्रोल रशिया के पास है और बाकियों को बच्चों सप्रेस किया जा रहा है। ये डिससेटिस्फैक्शन लोगों में फैलेगा और यूएसएसआर के लिए दिक्कत हो जाएगी, ये समझना। और क्या समझाऊं बच्चों, इनकी कमियां समझाऊं। लिखा हुआ है इन आर्म रेस द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन किस कॉस्ट पे, ज्यादा कॉस्ट पे। आप एक रेस में दौड़े हुए हो, इस रेस को मैंने क्या कहा था बच्चों, आर्म रेस, खाने वाला आम नहीं, है ना? आर्मी में जो आर्म्स यूज करते हो, आर्म्स, आर्म्स रेस, आपको वेपन्स की बच्चों, नए नए वेपन्स की। बंदूक बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा बच्चों, मान लो ये बंदूक है, ये बंदूक है, नए नए बंदूक मंगाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर दोगे, क्योंकि आपका कंपटीशन किससे है, यूएस से है, और ज्यादा पैसा खर्च कर दोगे। तो अब बच्चों इकोनॉमी में क्या पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा, तो धीरे धीरे इकोनॉमी नीचे गिरने लगेगी। इकोनॉमी गिर रही है कि आप खर्च कर रहे हो, उसके बाद बच्चों आपने अनवांटेड, अनवांटेड क्या फाइट की, अनवांटेड फाइट की या अनवांटेड वॉर कह लो बच्चों, वॉर किया। और वॉर में क्या होता है, जो पैसा यूज होता है,
पैसा और कम हो गया। तो क्या लिखा है बच्चों, द सोवियत यूनियन लैग बिहाइंड वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, पावर, सब में पीछे ही हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ द सिटीजन। आप बच्चों बाकी चीजों में पीछे हो ही हो, इवन लोगों की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और उनकी एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपसे आपके लोग ही खुश नहीं है, और ये प्रॉब्लम है ही। आपने क्या किया, अनवांटेड वॉर, तो लिखा द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979। याद करो मैंने पीछे क्या किया था, पीछे मैंने आपके लिए यूज कर लिया था इंडिपेंडेंस ऑफ योर कंट्री ना। एक्चुअली में जो क्वेश्चन आया था आपके सीबीएसई में, वहां पर यही लिखा था बच्चों कि इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान बाय यूएसएसआर, इस टॉपिक पे लिखा था। तो आपको ये ईयर याद रखना है 1979। प्रॉब्लम्स को और बढ़ाएगा, जो कि सिस्टम को और वीकन कर देगा बच्चों, और कमजोर पड़ जाएंगे। पैसा इस्तेमाल होता है जंग में। तो देखो जो प्रॉब्लम वाला पेज चल रहा है, 4 पॉइंटर जो यहाँ पे करना है बच्चों। पॉइंटर नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, पॉलिटिकल व्यवस्था, इकोनॉमिक, समाज, 5 हो गया बच्चों। अब प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप सोचो बच्चों कि अगर आपको रिवाइज करना हो, नोट्स बनाना हो, जहां पर आपने ये फ्लो चार्ट बना रखा है, किस क्वेश्चन के ऊपर बना रखा है, आपने बना रखा है कि जहां पर पूछा जाएगा कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। आपके सामने 5 पॉइंटर हैं, और 5 पॉइंटर में अगर आपने 2-2 पॉइंट भी लिख दिया, जबकि ज्यादा है 2 से, प्रॉब्लम ज्यादा है, डिससेटिस्फैक्शन है, डेमोक्रेसी नहीं है ना, ये लोग अथॉरिटी की तरफ जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक बन रहे हैं, लोगों के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, अनवांटेड पैसे खर्च कर रहे हैं आर्म रेस के पीछे, हथियारों के पीछे, जंग कर ली बिना मतलब के। तो ये सब चीजें समस्याएं हैं। पॉइंटर ज्यादा है, लेकिन 5-5 भी, 5 पॉइंट 2 लिख दिया आपने, तो आपके बन गए 10 पॉइंट। लिखा हुआ है थ्रू वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो, द प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली बिहाइंड द वेस्ट बच्चों। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप पीछे जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, प्रोडक्टिविटी के मामले में। और लिखा हुआ है दिस लीड टू द शॉर्टेज इन व्हाट बच्चों, अगर मान लो अच्छी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो आपके जो कंज्यूमर गुड्स होंगे वो नहीं बन रहे होंगे। अगर कंज्यूमर गुड्स नहीं बनेंगे तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर बच्चों मान लो ये मेरी दुकान है बच्चों, ये मेरी दुकान है, ये मेरा शॉप है बच्चों, और मान लो कि शॉप से सामान जा नहीं रहा है, मेरे शॉप पर सामान आ रहा है। अगर मेरे शॉप पर सामान आ रहा है तो मेरे शॉप से क्या जा रहा होगा, पैसा जा रहा होगा, और केवल आएगा ही, जाएगा नहीं। तो बच्चों मेरे से पैसा ही तो जाएगा, मैं गरीब हो जाऊंगा। तो वही लिखा हुआ है, शॉर्टेज हुआ कंज्यूमर गुड्स में। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जो आप कंज्यूम करते हो, कपड़ा, खाना, स्पेशली भोजन के बारे में। तो फूड को इंपोर्ट करना पड़ा, हर साल इंपोर्ट करना पड़ा। द सोवियत इकोनॉमी वाज व्हाट बच्चों, फ्लटरिंग इन लेट 1970s एंड बिकम स्टैग्नेंट। और उनकी आर्थिक व्यवस्था हिलने लगी और एक कांस्टेंट स्टैग्नेंट पोजीशन में पहुंच गई, जो कि दिक्कत की बात है। इसको मैं इकोनॉमी में वाले पार्ट में भी यूज कर सकता हूं कि इंपोर्ट बढ़ने। बच्चों किसी भी कंट्री को अगर अच्छा करना होता है, किसी भी कंट्री को अच्छा करना होता है, पैसे कमाने होते हैं, तो अगर इंपोर्ट की बात करो, अगर इंपोर्ट की बात करो तो वो कम होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए। तब बच्चों आपकी जो आपके पास रहेगा वो पैसा रहेगा ढेर सारा। अब अगर ये बात इकोनॉमिक के टर्म में समझ में नहीं आती, तो ऐसा समझो, अगर आपके पास दुकान है और आपके दुकान से माल बाहर की तरफ जा रहा है, मतलब एक्सपोर्ट कह सकते हो इसे एक्सपोर्ट कह सकते हो, कंट्री के रिस्पेक्ट में बड़ी चीज होती है। बाहर जा रहा है तो आपके गल्ले में क्या आ रहा होगा बच्चों, मान लो यहाँ पे गल्ला बना हुआ बच्चों, आपके गल्ले में बच्चों पैसा ही पैसा आ रहा है। तो ये बेहतर होता है, ये पोजीशनिंग बेहतर होती है। प्रॉब्लमेटिक क्या है, जो 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 हुआ कहाँ पर हुआ, जो कि इस साल में हुआ, यहाँ पर इंपोर्ट जो था वो ज्यादा था एक्सपोर्ट से। तो ये क्या बना रहा था बच्चों, ये प्रॉब्लम कर रहा था किसके लिए, यूएसएसआर के लिए, समझना। अब मान लो जो आप इकोनॉमिक वाले पार्ट में आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो, मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, आपने इकोनॉमिक वाले पार्ट में एक में ये बना दिया आपने, है ना, ये बना दिया आपने कि एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा नहीं है, मतलब ये आपने बता दिया कि इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, जो कि इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम है। तो बच्चों मैं जब आप कॉपी चेक कराऊंगा, बड़ा सा एक बॉक्स में लिखा रहेगा, तो मेरी आंखें जाएंगी। और ये कौन कर सकता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है।
अगेन बच्चों क्वेश्चन क्या था, सोवियत यूनियन क्या है, और बच्चों रिवाइज करने के लिए अब ये फ्लो चार्ट मेरे काम आएगा। ये फ्लो चार्ट जो मैंने बनवाया, आपको क्या बनवाया है, मैं बैकग्राउंड में बात करूंगा। बैकग्राउंड में मैंने आपको सिखाया था कि 1917 में यहाँ सोशलिस्ट क्रांति आई, यूएसएसआर एस्टैब्लिश हुआ, इसका मतलब होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। और मैंने आपसे कहा कि ये लोग इसलिए आए थे क्योंकि समानता थे, एक इलिगेरिटेरियन सोसाइटी की डिमांड थी इनकी, सभी जहाँ पर समान हो उसके बारे में बात कर रहे थे। बैकग्राउंड में मैंने ये समझाने का ट्राई किया आपको, इक्वालिटी के बारे में बात किया। उसके बाद मैंने आपको उनकी पॉलिटिकल व्यवस्था बताई, केवल एक पार्टी है, अपोजिशन में कोई नहीं है। समय बीता, इन्होंने फासिस्ट लोगों को भी, फासिस्ट आर्मी को अपने में ऐड कर लिया, ये समझाया आपको। और पॉलिटिकल व्यवस्था में समझाया, जो कि आने वाले समय में यही समस्या बनी, प्रॉब्लम से वो बात करेंगे। इकोनॉमी कैसे थी बच्चों, इकोनॉमी अच्छी थी, ग्रेट इकोनॉमी, पावरफुल इकोनॉमी थी, पिन से लेके कार तक बना रहे थे और अच्छी क्वालिटी का बना रहे थे, बस अगर कंपैरिजन यूएसए से ना करो तो। बाकी अच्छा था, वेलफेयर था, सब्सिडी की तरफ ध्यान दे रहे थे, आर्थिक दिमाग पे लोगों की भलाई करनी थी। अगर लोगों को पैसे चाहिए, सब्सिडी चाहिए, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, तो वहां पे हम सब्सिडी दे रहे थे। समाज कैसा था, समाज उस समय का वैसा समाज था जिसको कि सब कुछ ये मिल रही है, सेटिस्फाई थे अपनी सरकारों से, ऐसा था। फिर बाद में चल के डिससेटिस्फाई हो गया क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी वगैरह नहीं थी। वो प्रॉब्लम्स को हम यहाँ भी मेंशन कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। बाद में प्रॉब्लम में समझाऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से वो अनवांटेड वॉर कर रहे थे, आर्म रेस कर रहे थे, ये चीजें बच्चों में समझाऊंगा। और अगर ये पार्ट समझ में आता है बच्चों, तो मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना चाहूंगा। यहाँ तक मेरा आपका आज का साथ था। अब जिस 22 तारीख शायद आज ही है, आज से टेलीग्राम चलने लगेगा, तो आप क्या करोगे, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर एमसीक्यू या क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा और टाइप करिएगा अभिषेक, और फिर टाइप करिएगा सेबी, स्टूडेंट एसोसिएशन फॉर वर्बल इंटरेक्शन, और आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पुराने क्वेश्चन पढ़े हुए भी वो भी देख लेना, है ना। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।